हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। हमारे एक 7th क्लास के लर्नर ने एसएसटी का एक टॉपिक डिस्कस करने को बोला है। चलो उसको डिस्कस करते हैं। सो चैप्टर नेम इज 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, यानी 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो रहे थे उसको हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या चेंजमेंट आ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 18th सेंचुरी ये कब की बात हो रही है। जैसे अगर हम लोग कहें कि अभी 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, लेकिन चल क्या रहा 2024, तो 2000 के ऊपर हम लोग बढ़ गए तो वो 20th सेंचुरी निकल गई, अब 21st सेंचुरी में है। ऐसे ही अगर 18th सेंचुरी की बात चल रही है, यानी वो 1700 कंप्लीट हो चुके हैं, अब 1700 से 1800 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 1701 टू 1800 के बीच के टाइम पीरियड को हम कहेंगे 18th सेंचुरी। अगर बात करें पॉलिटिकल फॉर्मेशन की, तो पॉलिटिकल फॉर्मेशन यानी उस टाइम की जो पॉलिटिकल यानी गवर्निंग रही होगी, यानी जो राजा महाराजा आ रहे होंगे उनकी बात, और फॉर्मेशन यानी डेवलपमेंट कि किस तरह से उस टाइम पीरियड में डेवलपमेंट चल रहे थे। तो इन दिस चैप्टर हम लोग क्या लर्न करेंगे, वी विल लर्न अबाउट द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स, कौन से नए ग्रुप्स आ रहे हैं, एंड इन द सब कॉन्टिनेंट, अपने सब कॉन्टिनेंट यानी जो इंडिया है इसको एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि काफी सारे देशों से मिलकर ये बना था। काफी देश जैसे अलग अलग पार्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनको भी देखेंगे, अफगानिस्तान, ये सब पूरा इंडिया के ही पोर्शन में आता था। तो इस पोर्शन को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हाफ द 18th सेंचुरी की बात चल रही है, तो फर्स्ट हाफ में ही मेनली चेंज हुए हैं, वो भी इन डेट्स में जो 1707 टू 1761। इसमें दो इंपॉर्टेंट डेट और आ जाती है जो टाइम चेंजर रही है, 1757 एंड 1764। अभी बताऊंगा इन दो ईयर्स में क्या हुआ था, ये दो इंपॉर्टेंट डेट है। तो हम लोग बात करेंगे मुगल्स की, ब्रिटिश की, और आफ्टर इंडिपेंडेंस को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया को मैप देखें, तो इंडिया के मैप में जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा इंडिया है, तो जैसे सब कॉन्टिनेंट हम क्यों बोले थे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान का, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब इंडिया का ही पोर्शन में आता था। तो मुगल एम्पायर पूरा इस तरह से आगे फैला हुआ था, और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश हुआ, फिर ये अलग होते चले गए साथ में। तो इसलिए इंडिया सब कॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात होती है। तो हम देखें, अगर एक्सट्रीम बाउंड्री देखें कब मुगल एम्पायर की 1700 में, तो इस तरह से जैसे लाहौर, जोधपुर, आगरा, लखनऊ, बंगाल, ये सब पोर्शन इसमें हैदराबाद मुगल एम्पायर का आता है। तो मुगल एम्पायर की जो कैपिटल थी वो आगरा थी इस टाइम पे। और इसके बाद अगर हम ब्रिटिश देखें, तो ब्रिटिश कहाँ से शुरुआत करते हैं, कैप्चर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 1764 के बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद से ये नॉर्दर्न में बंगाल में इन्हें अपना टेरिटरी बनाई। तो टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल मिड 18th सेंचुरी में ये टेरिटरी ब्रिटिश अपना फैलना चालू होगा, फिर धीरे धीरे मुंबई, सूरत, और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम देखते हैं क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। तो जो मुगल पीरियड की शुरुआत होती है, यानी मुगल पीरियड की शुरुआत हुई और वहां से औरंगजेब तक गए, फिर औरंगजेब के बाद में जो मुगल से वो उतने पावरफुल नहीं रह सके, तो वहां से हम उसको कहते हैं लेटर मुगल्स, यानी मुगल्स, और जो जिसके बाद में जब वो मुगल्स ही थे लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं रह पाए, तो उनको हमने कह दिया लेटर मुगल्स। तो पहले थोड़ा सा मुगल्स के में जान लेते हैं। ये डिसेंडेंट्स थे ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स, यानी दो रूलर्स थे। अगर हम बात करें बाबर की, तो ये इसके जो फादर साइड थे, बाबर के जो फादर के साइड के थे, वो सक्सेसर थे तिमूर के, तिमूर की डायनेस्टी के सक्सेसर थे, जैसे आप लोगों ने अपने किसी बुक के 4th चैप्टर में डिस्कस किया होगा, जिसमें बताया गया हुआ है मुगल एम्परर के बारे में। और मदर साइड जो थी वो गेंगिस खान की साइड की थी। तो इन दोनों डिसेंडेंट्स से मिलके बाबर का बर्थ हुआ था, बाबर बने थे। ठीक है, बाबर हुए, बाबर की मतलब जो फोरे फादर्स थे वो हम कह सकते हैं कि जो फादर की साइड थे, पैटर्नल साइड थी उनकी, वो तिमूर के डायनेस्टी से थे, सक्सेसर थे, और जो मदर साइड थी वो गेंगिस खान की डायनेस्टी से थे। तो बाबर जो भारत में आया था 1526 में आया था, 30 तक के लड़ते ही रह लगा था। तो 1526 1526 एक दिल्ली में एक नई सत्ता आती है, यानी इससे पहले लोधी डायनेस्टी थी, जिसमें इब्राहिम लोधी को हराकर, डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने पानीपत के युद्ध में दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था।
उसके बाद बाबर से औरंगजेब तक तो ये पावरफुल रहे। मुगल एम्पायर रीच्ड द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस, यानी अपनी हाइट पर पहुंचे कब तक, औरंगजेब तक। यानी सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। तो इस तरह ये अपनी पावर पे पहुंचे, अपनी हाइट पर पहुंच गए। जैसे अगर हम बताएं कि अकबर के टाइम पीरियड में शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जहांगीर के बाद में हम कह सकते हैं कि आर्ट्स का बहुत रोल था। अगर बात करें शाहजहां के टाइम पे तो ये इसमें ताजमहल बनवाया गया। अगर हम बात करें औरंगजेब की तो इसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री थी हमारे इंडिया के, सबसे मतलब जो बाबर मुगल एम्पायर था तो सबसे ज्यादा औरंगजेब के टाइम पीरियड में फैला हुआ था। तो जैसे अगर हम कहें कि और क्या पावरफुल थे तो औरंगजेब के टाइम पे जैसे बताते हैं कि अंग्रेज अगर उस टाइम पे थे तो एक बार अंग्रेजों ने हुगली में लूटपाट कर दी। कब की बात है कि तो हम बता रहे हैं 1686 में अंग्रेजों ने क्या कर दी, हुगली में, बंगाल में लूटपाट कर दी। तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से निकाल दिया। मतलब ये दिखाता है कि औरंगजेब यानी जो मुगल थे वो कितने पावरफुल थे उस टाइम पे। ऐसे ही एक 1688 में एक अंग्रेज था जोशिया चाइल्ड, क्या नाम था उसका, जोशिया चाइल्ड। इसने चाइल्ड वाली बात कर दी। क्या इसने जोशिया चाइल्ड ने क्या किया, मुगलों के जहाज को लूट लिया। तो अब जब औरंगजेब को पता चला तो उसने इस पे 1.5 लाख का जुर्माना लगाया और इसको निकाल दिया। बाद में एक अंग्रेज था जॉब चरनॉक, जॉब चरनॉक, तो इसने माफी मंगवाई औरंगजेब से वापस रहने के लिए, परमिशन ली अंग्रेजों के लिए, और बाद में 3 गांव लेके कोलकाता शहर को बसाया। तो ये दिखाता है कि हाँ उस टाइम पे औरंगजेब यानी मुगल पीरियड कितने पावरफुल थे। फिर उसके बाद में जब ये अंग्रेज धीरे धीरे आने लगे, मुगल एम्परर में औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, मुगल की डेथ हुई। यानी जो हमने ये ऊपर ईयर लिखी थी दिखाते हैं आपको, ये वाली 1707, तो ये क्या है, इसमें औरंगजेब की डेथ होती है। इसके बाद में लेटर मुगल स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो सिर्फ औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 से 1757 में 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत होती है यहाँ पे। और बैटल ऑफ प्लासी से अंग्रेज मतलब युद्ध कर बैठे मुगल एम्पायर के साथ में, या हम कहें बंगाल के साथ में। तो 1707 से सिर्फ 50 साल लगे अंग्रेजों को अपनी टेरिटरी फैलाने में। यहाँ पे अभी तक वो डर रहे थे तो सिर्फ 50 साल में कंट्रोल करने लगे। तो ऐसा क्या हुआ उसको देखते हैं। तो जब औरंगजेब था अपनी हाइट पे था तो उसी टाइम से उसने स्टार्टेड हो गया फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी की जो लास्ट में था तो उसी टाइम पे औरंगजेब क्राइसिस का टाइम स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि उसने रीजन क्या था उसका, तो औरंगजेब हैड डिप्लेटेड द मिलिट्री, औरंगजेब ने अपनी जो मिलिट्री थी वो लगा दी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज होने लगे उसमें लड़ने के लिए। किसमें, वार इन डेक्कन में, डेक्कन में वार स्टार्ट हुई और उसमें औरंगजेब ने अपनी पूरी आर्मी लगा दी और जिससे क्या फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगी। यानी 1679 की बात है ये, और तब से ये लगातार ऐसे ही चलते रहा। तो जब लड़ाई में ये सामान अपने लगा दिए और सारी फाइनेंशियल चीजें यूज होने लगी तो इनके पास में इनकम कम होने लगी। लेकिन जब औरंगजेब था तो पावरफुल था, लेकिन जब उसके बाद के जो सक्सेसर आए तब तक और चीजें उसमें डाउनफॉल में आने लगी। तो हम बात करें लेटर मुगल में क्या हुआ कि जो 1707 तक तो ठीक रहा कि औरंगजेब के डर से उसका डर बना रहा, लेकिन उसके साथ में जो उसके रिलेशन थे आसपास के वो खराब हुए। जैसे मराठा के साथ में युद्ध हुआ, सिखों में जैसे गुरु तेग बहादुर जी को पनिश किया गया। तो इस तरह से इनके रिश्ते सिखों से और मराठा से खराब होते चले गए। तो इन चीजों का जो रिजल्टेंट रहा, कॉन्सिक्वेंसेज रहा, वो औरंगजेब पे तो नहीं रहा क्योंकि वो पावरफुल था उस टाइम पे, लेकिन उसकी डेथ के बाद जो लेटर मुगल्स आए उनके ऊपर ये हार्मफुल रहा। तो इससे क्या हुआ कि इफिशियंसी ऑफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन, यानी जो इफिशियंसी थी लेटर मुगल्स की उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो गई। क्यों, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी आने लगी टू कीप चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। जैसे अब राजा है वो हर जगह तो जाएगा नहीं, तो वो जगह जगह पे अपने मनसब को बना देता था। मनसबदार होते थे जो सारी चीजों को रखते थे, देखते थे और एडमिनिस्ट्रेशन बनाते थे, लेकिन वो फिर पावरफुल होने लगे। तो मनसबदार होते कौन थे, तो एक इंडिविजुअल होता था हु होल्ड्स मनसब, मनसब रखता था जो एक पोजीशन और रैंक होती थी। जैसे अभी आर्मी की एक रैंक दे दी जाती है
तो इस तरह से हम उनको कहते थे मनसब रखता था, उसको हम कहते थे मनसबदार। और इसको बदले में क्या, एक ग्रेडिंग सिस्टम था टू फिक्स रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके लिए। तो जो मनसबदार होते थे रिसीव देयर सैलरीज एज रिवेन्यू असाइनमेंट, जिसको हम जागीर कहते थे, ये आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मनसबदार जो थे ये पावरफुल होने लगे और क्या करने लगे कि जो मुगल थे, लेटर मुगल, उनके कंट्रोल से बाहर आने लगे। अब उनके कंट्रोल से बाहर आने लगेंगे तो क्या होगा, तो जो ये रुपए वगैरह जो लेते थे या जो टैक्स वगैरह जनता से लगाते थे उस टाइम पे, और वो या जनता की जगह प्रजा कहें, प्रजा से लगाते थे, तो वो इन तक नहीं पहुंचाते थे, अपने में ही पावरफुल होने लगे थे। इस तरह से ये थोड़े से चेंजमेंट हो रहे थे उनकी। और जो नोबेल्स अपॉइंटेड किए गए थे एज अ गवर्नर्स, सूबेदार ही, तो जो नोबेल्स होते थे ये आफ्टर कंट्रोल द ऑफिसेस एंड दीवानी एंड फौजदारी को कंट्रोल करने के लिए, ये लोग भी क्या करते थे, ये लोग भी जो जनता से टैक्स वगैरह आता था ये ऊपर तक नहीं पहुंचाते थे और अपने पास ही अपनी आर्मी रखने लग गए, धीरे धीरे अपने जो एरिया थे उन पे कंट्रोल करने लगे। तो इसने क्या किया, इनको गिव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पावर दी, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी और ये अपनी ही सत्ता बनाने में लग गए। यानी इन्होंने कहा कि हम क्यों मुगलों तक पहुंचाएं, यहीं पे इसको कंट्रोल करते रहते हैं इस तरह से। फिर दूसरी तरफ और क्या हो रहा था, तो अगर हम बात करें जो इसके जो पीजेंट्स और जमींदार के रिबेलियंस थे, विद्रोह थे, मैनी पार्ट्स ऑफ जो नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया था, इंडिया के नॉर्थर्न और वेस्टर्न साइड में जो जमींदार और रिबेलियन लोग थे, पीजेंट्स लोग थे, जमींदार थे, इनका विद्रोह चालू हो गया। ये लोग इसमें विद्रोह में आ गए, क्यों, इनकी समस्याएं भी बड़ी थी। जैसे विद्रोह करने के मुख्य कारण क्या होते हैं, अगर हमारा पीजेंट्स वर्ग है तो उसके ऊपर जबरदस्ती टैक्स लगा देना कि अब तुम्हारे टैक्स दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी फसल नहीं हो पा रही तब भी उन पे टैक्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि मुगल तो ऊपर अपने उसमें ही थे, लेटर मुगल में वो अंग्रेजों को छूट दे रहे थे बहुत ज्यादा। अगर हम छूट की बात करें तो जैसे फारूक सियर के साथ में क्या हुआ कि एक अंग्रेज ने उन बहुत बीमार हुए, तो 1717 में 1717 में वो बीमार हुए, तो एक अंग्रेज था विलियम हैमिल्टन, तो उसने क्या किया, विलियम हैमिल्टन ने उनका इलाज कर दिया। तो उन्होंने उनको भारत में बिजनेस करने के लिए 3000 एनुअली टैक्स पर, बस इतने कम टैक्स पर बिजनेस करने की परमिशन दे दी। तो इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये अंग्रेजों को बढ़ावा दे रहे थे और अंग्रेज जान रहे थे, यानी ब्रिटिश समझ रहे थे कि ये इनकी पावर में नहीं रह रहे, कमजोर होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। और दूसरी तरफ से ये विद्रोह भी हो रहा था पीजेंट वर्ग का, जमींदार वर्ग का, और इनके ही उसमें जो सूबेदार थे, नोबेल्स थे, ये लोग विद्रोह कर रहे थे और अलग हो रहे थे। और क्या है कि जैसे पीजेंट की वजह से क्या हुआ, तो रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, जो रिच हार्वेस्ट यानी जो उनकी फसल थी वो तो भरपूर हो रही थी, लेकिन तिजोरियां खाली हो रही थी। तिजोरियां कैसी खाली हो रही थी, यानी जो किसान लोग थे, यानी अगर हम बात करें तो द फॉलोइंग इज द कंटेम्परेरी राइटर्स, उस टाइम के कंटेम्परेरी राइटर थे, उन्होंने लिखा है कि फाइनेंशियल बैंक्रप्सी ऑफ द एम्पायर, उस एम्पायर की फाइनल बैंक्रप्सी के बारे में लिखा है कि जो ग्रेट लॉर्ड्स होते थे आर हेल्पलेस, लॉर्ड्स जो थे वो हेल्पलेस हो गए। क्यों हेल्पलेस हो गए, इम्प्रोवाइज्ड, जो उनकी क्वालिटी थी टू मेक समबडी और पुअर, किसी को लोअर बनाने की क्वालिटी होती चली गई और वो निर्धन होते चले गए। कौन, ग्रेट लॉर्ड्स जो होते थे वो निर्धन होते चले गए। किस वजह से, क्योंकि जो उनके पीजेंट्स थे, यानी जो कृषक होते थे, जैसे वो लैंड लॉर्ड्स क्या जमीन दे रहा है अपनी, उनकी जमीन पे जो खेती करते थे, खेतीहर होते थे, वो साल में 2 फसल तो उगाते थे, लेकिन लॉर्ड्स को कुछ नहीं मिलता था। एंड देयर एजेंट्स ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर्स एंड द पीजेंट्स हैंड्स, तो वो क्या हुआ है कि उनकी वो एक पीजेंट्स के गुमशुदे की तलाश में, किसानों की कठपुतली बन के हम रह गए, कह सकते हैं। जैसे किसान होता है जब किसी ऋणदाता के, यानी जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं उनके हाथों में फंस जाता है, जो उनको क्रेडिट देता है, वैसे ही ये यहाँ पे उल्टा हो गया था, क्योंकि किसानों के ऊपर एक भी वो नहीं बचा था कि कौन उसको रखेगा, कौन देखेगा, तो वो अपनी फसल इनको नहीं देते थे और ये धीरे धीरे गरीब होते चले गए और अपनी आर्मी वगैरह भी नहीं रख पा रहे थे। तो ये हाल हो गया था उस टाइम पे। तो विस्प स्ट्रॉ की अगर हम बात करें तो किसानों के जो हाथ थे वो तो फुल थे, तो स्मॉल हैंडफुल थे, हम कह सकते हैं विस्प का मतलब स्मॉल हैंडफुल। तो इस तरह से वो अपनी आर्मी भी नहीं रख पा रहे थे। तो हाउ कैन दे पे सोल्जर्स हु शुड गो बिफोर हिम व्हेन ही गोज आउट फॉर द हॉर्समैन एंड शुड राइड बिफोर हिम। तो इस तरह से वो उनको कहां से समझा पाएंगे, कहां से पैसे दे पाएंगे, तो इस वजह से वो धीरे धीरे उनके पीछे होते चले गए, तो बिहाइंड हिम होते चले गए। तो ये मतलब था उस टाइम का रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। इसी के साथ में क्या हो रहा, जब ये देश में इस तरह की चीजें चल रही थी मुगल एम्पायर में,
तो इसी टाइम पे जो बाहर से लोग आए, उस टाइम पे उन्होंने अपना यहाँ पे अटैक कर दिया। तो हम पढ़ते हो जैसे अटैक ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह ने अपने अटैक कर दिया। जब उसने देखा कि हाँ ये चल रहा था इतना सब कुछ, तो वो लोग आए यहाँ पे, तो नादिर शाह का अटैक हुआ। ये क्या थे कि इनके बारे में बात बताते हैं कि नादिर शाह आए तो उनके जो सिपाही वगैरह थे, इन्होंने जब बाजार से कुछ चीजें खरीदी तो बाजार में लोगों ने विद्रोह कर दिया उनके लिए कि हम इतने कम में नहीं देंगे, चीजें फ्री में नहीं देंगे। तो इस वजह से उन लोगों को पीट दिया। फिर वो वापस नादिर शाह के पास गए, फिर उस वजह से नादिर शाह ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। तो शेक्ड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली को लूटा और बुरी तरह से लूटा 1739 में। तो इससे क्या हुआ कि मुगलों की हालत वैसे ही खराब थी, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी वो उनके पास पहले ही से नहीं बची थी। फिर नादिर शाह का अटैक हुआ तो इसमें वो बहुत कुछ लेके चला गया। तो हम देखते हैं नादिर शाह अटैक्स एट दिल्ली। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि द डेवेस्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन वाज डिस्क्राइब्ड बाय कंटेम्पररी ऑब्जर्वर्स। तो उस टाइम के जो लेखक रहते उन्होंने उनके बारे में लिखा है, वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी एज फॉलोज। तो उसको इस तरह से बताया। तो आइए हम देखते हैं कि क्या बताया गया है नादिर शाह के बारे में। तो बताते हैं कि 60 lakhs ऑफ रुपीज एंड सम 1000 गोल्ड कॉइन्स। तो क्या ले गया नादिर शाह अपने साथ में, लगभग 60 लाख रुपीज ले गया, यानी 60 लाख की कीमत उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। और साथ में सम 1000 गोल्ड कॉइन्स, नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, और नियरली 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेलरी, मोस्ट ऑफ देम अनरिवेल इन द वर्ल्ड एंड द अबव इंक्लूडेड इन द पीकॉक थ्रोन। और साथ में जो उसका पीकॉक का थ्रोन था, जो शाहजहां ने बनवाया था, एक पीकॉक का थ्रोन जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, तो वो बहुत कीमती था, उसको भी अपने साथ ले गया। तो इस तरह से इतनी मतलब जो मुगलों ने सब कुछ कमाया था वो सब नादिर शाह लूट के ले गया। Another account describe the invasion impact upon Delhi। तो ये दूसरा भी बताते हैं कि इम्पैक्ट में उसने क्या क्या लिया, मतलब उनके व्यू से कि who had been masters were now in dire straits and those who had been revered could not even get, मतलब बहुत लूटपाट उसने मचाई, कत्लेआम मचाया, पूरी दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तो उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कितनी बुरी तरह से लोगों को मारा गया और उनको लूटा गया, सब कुछ लूट के ले गया, कुछ नहीं छोड़ा। यानी हम ये कुछ कह सकते हैं कुल मिलाके कि जो मुगलों ने इतने मतलब कमाया 1526 से और औरंगजेब की डेथ तक, और 1739 में उसने आके आक्रमण करके सब कुछ ही लूट लिया। और सिर्फ यही नहीं, नादिर शाह के बाद में ही इसके साथ में अहमद शाह अब्दाली के कई बार आक्रमण होते गए, जो अफगान था। तो 1748 से यानी 1748 टू 1761 तक अहमद शाह अब्दाली ने कई बार अटैक किया। अहमद शाह अब्दाली इसने भी अटैक किया है, हम कह सकते हैं लगभग 5 टाइम्स तक, 5 टाइम्स इसने भारत पर अटैक किया और यहाँ से काफी लूटपाट मचाई। तो इस वजह से मुगलों की एकदम फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब होती चली गई। और एक और रीजन हुआ था डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स, यानी जो मुगल थे ये इतने वीक हो गए थे लेटर मुगल कि अब इनको कंट्रोल करने के लिए जो नोबल्स बनते चले गए, जो इसमें से मेन 2 नोबल्स थे, एक ईरानीज और तुरानीज। तो ये अपनी कठपुतली की तरह इनकी सत्ता चेंज कर रहे थे, जिसको चाह रहे थे उसको मुगलों में राजा बना दे रहे थे। तो इनका इंटरफेयर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। तो लेटर मुगल एम्परर्स वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ आइदर ऑफ देम। तो ये 2 ग्रुप बन गए थे, इनमें से किसी एक में कोई राजा बनता था, वो उनके पपेट की तरह काम कर रहे थे ये। और वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन मुगलों के लिए तब हुई कब, जब जो राजा था फर्रुखशियर और आलमीर सेकंड, इनके साथ में क्या हुआ, इनका असैसिनेशन कर दिया गया, इनको मार दिया गया। तो ये और ज्यादा इनके लिए एक इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो आलमगीर द्वितीय जो थे, आलमगीर सेकंड, इनके साथ में ये हो गया, हाँ आलमगीर सेकंड था, तो इनका असैसिनेशन कर दिया गया था, इनको मार दिया गया। तो ये एक वर्स्ट पॉसिबल थिंग हुई इनके साथ में। और दूसरा अहमद शाह और शाह आलम सेकंड, इनको इन्हीं के नोबल्स ने बाद में ब्लाइंड कर दिया गया, अंधा करके डाल दिया गया। तो ये जो कंडीशन देखने को मिली, तो इससे मुगल एम्पायर, लेटर मुगल एम्पायर एकदम बिल्कुल वीकनेस पॉइंट पे पहुंच गया था, अपने एकदम खत्म होने की कगार पे आ गया था, मतलब एक नाम मात्र के राजा रह गए थे। तो विद डिक्लाइन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर्स, तो जो जब इनकी मुगल्स एम्परर की जब देखा गया कि अथॉरिटी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, यानी एक सेंट्रल में पावर ही नहीं बची, तो इनके जो गवर्नर्स थे लार्ज एरिया में, प्रोविंस में सूबेदार थे,
जो ग्रेट जमींदार लोग थे, इन्होंने क्या अपने अपने पार्ट्स को फ्री कर लिया था। मतलब जैसे उनको पहले क्या करते थे कि कुछ जो पार्ट को कंट्रोल किए थे तो वहां से कुछ रुपए है टैक्स के रूप में अपने, यानी हम कह सकते हैं उनको भेजते थे मुगल्स को दिल्ली में। लेकिन जब इन्हें देखा कि वो डिक्लाइन होने लगे, उनकी हालत होने लगी, तो ये अपना भी राजा बनने लगे, तो इन्होंने अपना फ्री करा लिया। तो जैसे अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, ये इनसे अलग हो गए। तो इस तरह से धीरे धीरे जब ये सब अलग होते चले गए तो फिर ब्रिटिश आना चालू हो गए। 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब हुई, तो यहाँ से लेटर मुगल 1761 तक हमारे जो हमने पढ़ा कि अहमद साहब अब्दाली के आक्रमण अटैक होते गए, जो पानीपत का वॉर हुई, बैटल ऑफ थर्ड पानीपत। और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो इनको मैं अलग से ही समझा देता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, कब? 23 जून को। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव आता है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ में होता है बैटल ऑफ प्लासी। किसके साथ है? नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल के नवाब के साथ में यहाँ पे फाइट होती है और ये ब्रिटिश पहले यहाँ पे जीत जाते हैं। फिर दूसरा बैटल होता है 1764 में। ये एक हम कह सकते हैं एक बॉर्डर लाइन बना था, जिसकी वजह से ब्रिटिश यहाँ पे आ पाए और अपनी सत्ता कायम कर सके, यानी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में चेंजमेंट हुआ। इसमें क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर, कह सकते हैं हम इसको बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था? ब्रिटिश के साथ में, ब्रिटिश और इनके साथ साथ में मुगल के उस टाइम के नवाब अवध और साथ ही साथ में नवाब बंगाल, इन सबको ब्रिटिश ने एक साथ में हरा दिया और पूरा कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर बिल्कुल ही अपने सिर्फ नाम मात्र के राजा रहे और यहाँ से ब्रिटिश ने अपने एम्पायर को संभाल लिया। तो इस तरह से ये इनका एम्पायर ब्रिटिश का कमजोर हुआ, वीकनेस पे पहुंचा, अपना डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, और ब्रिटिश अपने हाई पर पहुंचना चालू हुआ। और इनके साथ में कुछ और इम्पैक्ट्स भी हुए, जैसे राजपूत का क्या रोल रहा, सिख्स का क्या रोल रहा, मराठा है और जाट है। इनको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर रहा होगा और खास करके जिस लर्नर ने पूछा था उसको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस टॉपिक में हम यही रखते हैं। अगला टॉपिक हम इसकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।